नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल नई दिल्ली। आज आपके साथ रूबरू होने का मन था, आपसे दो बात करने का मन था। निसंदेह साथियों, मार्च से लेकर अब तक जो कोरोना काल की गतिविधियां हम सभी की रही, हम सभी किसी न किसी तरह घर के दरवाज़ों के अंदर कैद हो गए, सिमट कर रह गए। अब धीरे धीरे देश और दुनिया की स्थिति बदल रही है और हम बाहर निकल रहे हैं। देश और दुनिया की समस्त स्थिति के साथ साथ भारत की जो साहित्यिक स्थिति है उसमें भी कोई बहुत बड़े आयोजन नहीं हुए। जो आयोजन हुए वो औपचारिक रूप से केवल ऑनलाइन हुए, और आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ऑनलाइन आयोजन और ऑफलाइन आयोजन में वास्तविक रूप से अगर धरातल से देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। ऑनलाइन आयोजन जो मुझे लगता है केवल औपचारिकता भर आयोजन हैं, अपेक्षा के जो ऑफलाइन आयोजन हैं उसमें जो रस है, जो बात है, या जो मौजूदगी है, जो संजीदगी है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो यथार्थ है। खैर, उन सारी चीज़ों के बाद हम आज इस बात पर बात करना चाहेंगे कि जैसे अभी बात चल रही है देश और दुनिया की वास्तविक स्थिति क्या है, और हम सभी साहित्यकारों का इसमें क्या योगदान है और क्या योगदान होना चाहिए। हालांकि इन सारी बातों में मेरा ये व्यक्तिगत मत है, मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूँ, नहीं मेरा करने का कोई प्रयास है, ना मैं करना चाहता हूँ, ना किसी की आलोचना करके या बुराई करके या किसी का विरोध करके मुझे आलोचना किसी तरह से बने नहीं रहना है। लेकिन जिस तरह आज हमने पूरे देश के परिदृश्य को देखा, इसमें कई सारी चीज़ें उभर कर आई। सबसे मूल समस्या जो उभर कर आई सारी चीज़ों की कि जिस तरह से कि कोरोना काल में एक तरह से लॉकडाउन हुआ, उसमें समस्त देश को बिना किसी पूर्व सूचना के एक तरह से लॉक कर दिया गया। अब महसूस कीजिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो दिन में कमाते हैं और दिन में खाते हैं, यानी अर्थात स्थिति यह है कि उनके पास खाना दाना पानी का कोई खास इंतजाम नहीं था। उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। और बहुत सारे ऐसे जो उस समय जो बच्चे थे, आपने सारी परिवहन की व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया, चाहे प्लेन है, चाहे ट्रेन है, चाहे बस है, किसी तरह की व्यवस्था। आप महसूस करें कि घर से बाहर जो बच्चे अपने इंटरव्यू के लिए देश के अलग अलग हिस्से में गए थे और जो जहाँ पर फंसे वो किस तरह से आएंगे। ऐसा ही वाक़या मेरे मित्र के एक बेटे के साथ हुआ। उसमें उनके मित्र का बेटा महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था और लॉकडाउन हो गया। आप स्थिति लगाइएगा, जब ट्रेन के पहिए थम गए, प्लेन के पहिए थम गए और सड़क पर चलने वाले वाहनों के पहिए थम गए, तो उस बच्चे को वापस दिल्ली लौटना था। वो किन स्थितियों में कैसे लौटे और कैसे नहीं लौटे। तो हमने ऐसे हजारों लाखों जो मामले हुए दिल्ली एनसीआर या और भारत के जो औद्योगिक जो क्षेत्र हैं या शहर हैं, वहाँ से जिस तरह से तेज़ी से पलायन हुआ, मुंबई से पलायन हुआ, गुजरात के जो विभिन्न शहरों से पलायन हुआ, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंजाब के शहरों से पलायन हुआ। लोग अपने घरों को बिना वाहन के पैदल ही जाने के लिए विवश हुए। उसके बावजूद भी अस्पताल की स्थिति ये हुई कि अस्पतालों में एक तरह से तालाबंदी थी, केवल कोरोना के नाम पर या कोरोना रोगियों की। बाकी के जो और अलग से जो रोगी थे उनका जो बयान करना बड़ा मुश्किल है। ये जो पूर्व सूचना के बिना या किसी भी तरह के होमवर्क के बिना जो काम किया गया, लाखों लोग सड़क पर दौड़ रहे थे। आप कल्पना करेंगे कि किसी के घर में खाने के लिए खाना नहीं है, या किसी घर में पैसा नहीं है, किसी का डिलीवरी केस है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, या किसी के पास वृद्ध माँ बाप हैं, बीमार माँ बाप हैं। उन स्थितियों का बिना किसी रूपरेखा के, बिना किसी होमवर्क के
शासन में जो भी हो, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि हमने एक तरह से पूरे देश की तालाबंदी कर दी और एक नया नाम दे दिया लॉकडाउन। ये स्थिति विकट है, बहुत ज़्यादा विकट है। हम बहुत सारे लोगों के समय समय पर रूबरू हुए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपको करना चाहिए था तो एक व्यवस्था के तहत करना चाहिए था। कुछ मौका 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या जिस तरह से आप उचित समझें देना चाहिए था, जिससे जो लोग हैं जो जिस तरह से कम अपने घर पर समुचित रास्तों के द्वारा या समुचित वाहनों के द्वारा पहुंच सके। ये कैसा आपका निर्णय है, ये कैसा आपका आदेश है, या ये कैसी आपकी सत्ता है कि आप एक बार आप घोषणा कर दें, पूरे देश की तालाबंदी कर दें। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चेहरों तक, बहुत सारे लोगों तक मेरी बात नागवार लग रही होगी, लेकिन सच तो आखिर कहना ही पड़ेगा। आखिर मेरा अपना मत है कि व्यक्ति और विशेष रूप से साहित्यकार हमेशा सत्ता का विरोधी होता है। कलम हमेशा सत्ता के समांतर नहीं चल सकती। अगर आप सत्ता के समांतर चलेंगे तो आप सत्ता के पक्ष में लिखेंगे, लेकिन किसी भी साहित्यकार का, किसी व्यक्ति का जो ध्येय होता है या जो उद्देश्य होता है, वो केवल सत्ता की बुराइयों को, सत्ता के कार्यों को बताना और दिखाना होता है जनमानस को। उस कोरोना काल के समय जो करोड़ों लोग जो सड़कों पर चले, हमारे छोटे छोटे बच्चे कर सड़कों पर चले, माता बहनें सड़कों पर पैदल चली, उस स्थिति का सामना कीजिए। देखिए कैसा लगा होगा कि दिल्ली के आसपास के लोग हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश या हमारे बिहार तक कैसे पैदल पहुँचे, या गुजरात के शहरों से हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के या बिहार के जो मजदूर हमारे भाइयों कैसे पहुँचे, या मुंबई से कैसे पहुँचे। तो ऐसे निर्णय लेने से पहले हमें उन निर्णयों के बारे में थोड़ा सा एक होमवर्क कर लेना चाहिए। और इतना भी नहीं कि आप 3, 4, 5, 6 दिन या 8 दिन नहीं दे सकते। आपने घोषणा कर दी कि सारे पहिए थाम दिए जाएं, चाहे प्लेन के हों, चाहे ट्रेन के हों, चाहे सड़क पर चलने वाले किसी भी वाहनों के हों। खैर, आप शासन में हैं, आप सत्ता में हैं, कौन क्या कह सकता है, लेकिन पुनः विचार जरूर करना चाहिए। उसके बावजूद भी अब आप देख रहे हैं कि अभी भी देश की जो स्थिति है ज़्यादा अच्छी नहीं है। सारे कारणों, सारे विषयों पर हम दृष्टिपात करें तो देश किसी भी तरह चलने लायक ही है। और 1-2 इशू की तरफ मैं आपका ध्यान रखना चाहूँगा। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आलोचना भी समझें तो आप आलोचना समझें। जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, ये कड़वा सच है कि जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं, उस देश में भारत के प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ रुपए का विमान आता है। मैं भारत के प्रधानमंत्री का नाम ले रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्या हम इतने सक्षम हैं कि 8,500 करोड़ रुपए का एक विमान खरीदा जाए, उसमें भारत का प्रधानमंत्री भविष्य में यात्रा करे? अगर 500 करोड़ रुपए को हम 8,600 में को बांट कर देखते तो इस देश से 500 करोड़ की लागत से 16 मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं और 16 यूनिवर्सिटी सरकारी तौर पर 16 राज्यों में बन सकती है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से लोग नहीं बोल रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। खैर, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार जो हर जनमानस को प्रभावित करता है, उस चीज़ को और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी नई योजना के तहत जब आप बैंक से लेन देन करते हैं तो एक स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि संभवतः जो 1 नवंबर का इससे कि अगर आप अपने बैंक से, ATM से 3 बार अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ठीक है, 1 महीने में 3 बार ट्रांजैक्शन आप निःशुल्क कर सकते हैं। अगर आपने चौथी बार ट्रांजैक्शन की तो आपको शुल्क लगना शुरू हो जाएगा पर ट्रांजैक्शन। उसी तरह जमा में भी यही शुल्क लगना शुरू हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं? हमें सुविधाएं देनी चाहिए या सुविधाएं लेनी चाहिए, या सुविधाओं के नाम पर हमें कर लगा देने चाहिए? मुझे संभवतः मुगल काल का जजिया कर याद आता है। उस समय एक जजिया कर लगा था, उसको देश आज तक नहीं भूला। हम वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई कर नहीं है किसी भी स्तर पर जिसको हम नहीं दे रहे हैं। हम रोड टैक्स देते हैं, हम हाउस टैक्स देते हैं, हम पानी का टैक्स देते हैं, बिल, हम कोई भी ऐसा टैक्स नहीं है जो हम नहीं देते। पल पल पर, कदम कदम पर हम टैक्स दे रहे हैं।
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिसको हम आधा एक महीने में ऐसा संभव है कि एक आम आदमी केवल तीन बार ही उससे ट्रांजैक्शन करे, 3 बार ही पैसा निकाले या 3 बार ही जमा करें। अगर 3 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस पर हमें एक शुल्क देना पड़ेगा। क्यों? क्या ये बातें विचार योग्य नहीं है? क्या ये जो बातें कही जा रही है जनता के हित की नहीं है? क्या हमारे साथ भी आपके हित की नहीं है? सरकार को संभावनाएं तलाशनी चाहिए, सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनमानस को शुल्क के नाम पर सुविधा देना शुरू कर दें। खैर, ये मेरे कुछ मन की बातें थी जिनसे मैं आपके सामने रूबरू होना चाहता था कि लगता है कि मुझे ये मेरी बात आपके पास तक पहुंचेगी और आपके मन के बड़े नज़दीक से निकलेगी। आपको लगता है कि मेरी बात आप तक ठीक तरह पहुंच रही है और आपके मन के पास तक पहुंच रही है या किसी भी तरह मेरी बात ठीक है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को आप जनहित में आगे की तरफ फॉरवर्ड करें, आगे भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।